नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। 2020-21 के लिए खरीफ बिक्री मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद जारी। सभी राज्यों में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी। कुछ राज्यों में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी। एमएसपी पर मूंग और गरी की खरीद की भी शुरुआत। सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार विधेयक देश के करोड़ों किसानों की आंखों में खुशी, जिंदगी में खुशहाली की गारंटी। कृषि सुधार विधेयक दशकों से बिचौलियों के चंगुल में फंसे किसानों को आजादी दिलाकर किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सरकार का एकमात्र संकल्प किसानों की समृद्धि है। इन विधेयक से ना तो एमएसपी और ना ही मंडियां खत्म होंगी। आइए देखते हैं विस्तार से कि एमएसपी 2020-21 का आगमन पहले ही शुरू हो चुका है और सरकार द्वारा पिछले सत्र में जारी एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर 2020-21 के खरीफ फसलों की खरीद को जारी रखा गया है। ये खास रिपोर्ट। राज्यों में 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। 4 अक्टूबर 2020 तक 2020-21 के केएमएस में धान की कुल खरीद 8,03,089 मीट्रिक टन हुई है। इसमें लाभान्वित किसानों की कुल संख्या 62,518 है और अब तक प्राप्त कुल न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,511.135 करोड़ रुपए है। इसके आगे राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और हरियाणा राज्यों के लिए खरीफ बिक्री मौसम 2020 के लिए 28.40 LMT दलहन और तिलहन की खरीद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य के लिए 1.23 LMT गरी की खरीद के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मूल्य समर्थन योजना यानी PSS के अंतर्गत दलहन, तिलहन और गरी की खरीद के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अनुमोदन प्रदान किया जाएगा, जिससे इन फसलों के FAQ ग्रेड की खरीद वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके। अगर राज्य के नामांकित एजेंसियों के माध्यम से संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित संचय अवधि के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार दर से नीचे चला जाता है। दिनांक 4 अक्टूबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 103.40 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की है, जिसका MSP मूल्य 74 लाख रुपए है, जिसके द्वारा तमिलनाडु और हरियाणा के 85 किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार गरी की 52 करोड़ 40 लाख रुपए मूल्य वाली 5,089 मीट्रिक टन की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु में 3,961 किसानों को लाभ मिला, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिए इसकी स्वीकृत मात्रा 1.23 LMT है। मिलिंग और बॉल गरी के संदर्भ में दरें MSP से ऊपर जा रही है। संबंधित राज्य सरकारें मूंग के संबंध में खरीद की शुरुआत की व्यवस्था कर रही है। उड़द और गरी के संबंध में बाजार की कीमतें MSP या उससे ऊपर जा रही है। खरीफ बिक्री मौसम 2020-21 के दौरान कपास बीजों की खरीद भी 1 अक्टूबर 2020 से चालू हो चुकी है और 4 अक्टूबर 2020 तक भारतीय कपास निगम ने हरियाणा के 29 किसानों को लाभान्वित करते हुए 40,80,000 रुपए के MSP मूल्य के लिए MSP के अंतर्गत 147 गांठें प्राप्त की है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक के पारित हो जाने से अब किसानों को
अपनी फसल के भंडारण और बिक्री की आजादी मिलेगी और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्ति मिलेगी। किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे किसानों को उनके उत्पाद की भरपूर कीमत मिल सकेगी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। किसानों की पहुंच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी की कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद बीज तक होगी। किसानों को 3 दिन में भुगतान की गारंटी मिलेगी। किसान अपनी फसल का सौदा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकते हैं। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी और किसानों को अपनी मेहनत के अच्छे दाम मिलेंगे। देश भर में किसानों को उपज बेचने के लिए वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा। देश के गांव गरीब किसान के हितों को समर्पित है और सरकार में किसानों के किसी भी हक को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। सरकार में केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत ही अब तक किसानों को 52,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। देश भर में एमएसपी की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, कई फसलों की एमएसपी भी बढ़ा दी गई है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपए बढ़ाकर 1,975 रुपए, जौ का 75 रुपए बढ़ाकर 1,600 रुपए, चने का 225 रुपए बढ़ाकर 5,100 रुपए, मसूर का 300 रुपए बढ़ाकर 5,100 रुपए, सरसों का 225 रुपए बढ़ाकर 4,650 रुपए, कुसुम का 112 रुपए बढ़ाकर 5,327 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सरकार किसानों के सशक्तिकरण को प्रतिबद्ध है। 2009-10 में यूपीए के समय कृषि बजट 12,000 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर सरकार ने 1,34,000 करोड़ रुपए किया। 22 करोड़ से ज्यादा किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। पीएम फसल बीमा का लाभ 8 करोड़ किसानों को दिया गया है। मोदी सरकार द्वारा 10,000 नए फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पर 6,850 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ की घोषणा की गई। किसानों के लोन के लिए पहले के 8 लाख करोड़ के बदले अब 15 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री किसान मानधन के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन का प्रावधान किया गया है। एमएसपी के भुगतान की बात करें तो सरकार ने 6 साल में 7 लाख करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किए हैं, जो यूपीए सरकार से 2 गुना है। अनुबंधित कृषि समझौते में किसान को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी कि वे अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेच सकेगा। यदि किसान अनुबंध से संतुष्ट नहीं होंगे तो किसी भी समय अनुबंध खत्म कर सकते हैं। किसानों के हितों की 100% गारंटी है कृषि सुधार विधेयक। अभी समय है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद शुरू। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषक यानी शक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक तथा आवश्यक वस्तु यानी संशोधन विधेयक के पारित हो जाने से अब किसानों को अपने फसल के भंडारण और बिक्री की आजादी मिलेगी और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्ति मिलेगी। किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे किसानों को उनके उत्पाद की भरपूर कीमत मिल सकेगी। किसानों की पहुंच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद बीज तक होगी। किसानों को 3 दिन में भुगतान की गारंटी मिलेगी। किसान अपनी फसल का सौदा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकते हैं। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी और किसानों को अपनी मेहनत के अच्छे दाम मिलेंगे।
देश भर में किसानों को उपज बेचने के लिए वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा। देश भर में एमएसपी की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, कई फसलों की एमएसपी भी बढ़ा दी गई है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपए बढ़ाकर 1975 रुपए, जौ का 75 रुपए बढ़ाकर 1600 रुपए, चने का 225 रुपए बढ़ाकर 5100 रुपए, मसूर का 300 रुपए बढ़ाकर 5100 रुपए, सरसों का 225 रुपए बढ़ाकर 4650 रुपए, कुसुम का 112 रुपए बढ़ाकर 5327 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास और आधार बनेंगे 3 नए कानून। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हाल ही में भारत सरकार ने 3 कृषि कानून को लागू किया है और यह है मंडी से रिलेटेड कानून है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड कानून है और आवश्यक वस्तु अधिनियम से रिलेटेड कानून है। आखिर ये कानून क्यों लाया गया है, क्या आवश्यकताएं हैं, इन तमाम बिंदु पर बात करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर ये जो 3 कानून अभी बना है, सर कृषि मंत्रालय के भारत सरकार को क्या आवश्यकता पड़ी सर? देखिए, भारत सरकार में हमेशा ही यह प्रयास रहा है कि किसान को उसकी कीमत की ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उपज की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले, उसकी आमदनी बढ़े, उसकी जो खेती है वो लाभकारी हो। तो इसमें जो 2 बाधाएं थी जो अभी किसान के सामने आती थी वो ये थी कि जब बहुत अच्छी उपज होती थी तो भाव उसको नहीं मिल पाते थे, भाव कम हो जाते थे, और अगर उपज कम होती थी और भाव होते थे तो उसके पास बेचने के लिए ही सरप्लस नहीं होता था। दूसरा समस्या ये थी कि जब मंडी में उपज को लेके किसान जाता था तो केवल जो लाइसेंसधारी व्यापारी हैं वही उस उपज को खरीद सकते थे। तो उसके पास ये विकल्प नहीं था कि वो मंडी के बाहर अगर उसको अच्छी कीमत मिल सकती है तो उसको बेच सके, क्योंकि प्रतिबंध था प्रत्येक राज्य में मंडी अधिनियमों के अंतर्गत कि केवल मंडी में ही उपज बिक सकती है। भारत सरकार की एमएसपी की व्यवस्था लागू थी, जो अब भी लागू है। वो विकल्प हमेशा ही किसान के पास उपलब्ध था, पर बहुत बार किसान को जो अच्छी कीमत जिन उपजों की एमएसपी वैल्यू नहीं होती है, जैसे हॉर्टिकल्चर की प्रोड्यूस है, फल फूल सब्जियां हैं और भी बहुत सारी प्रोड्यूस है, जिसकी जो निर्भरता है वो मार्केट के ऊपर है, और अगर मार्केट में सही एवेन्यूज़ और सही प्रतिस्पर्धा नहीं होती तो किसान को अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता था। जो ये तीनों कानून आए हैं उसमें एक एक करके इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। जो पहला कानून है उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स का जो किसान की उपज का है उसको खोला गया, उसकी बंदिशें हटाई गई हैं। किसान अब नए कानून को आने के बाद मंडी में भी अपनी उपज बेच सकता है अगर मंडी में उसको अच्छा मूल्य मिले, पर मंडी के बाहर भी किसी वेयर हाउस से, किसी प्रोसेसर की फैक्ट्री के ऊपर, किसी अन्य राज्य के व्यापारी को जो बहुत अच्छा मूल्य दे रहा हो, या ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, इन सभी वैकल्पिक संस्थाओं में, वैकल्पिक व्यवस्थाओं में भी अपनी उपज को बेच पाएगा। जिसका अर्थ है कि जो पहले उसको सुविधा उपलब्ध थी, मंडी की सुविधा, एमएसपी पर बेचने की सुविधा, वो तो है ही, उसके अलावा अन्य विकल्प खुलने से अगर उसको अच्छा मूल्य किसी अन्य विकल्प से मिलता है तो वो मूल्य को ले पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में अपनी उपज को बेच पाएगा। नई टेक्नोलॉजी भी आ पाएगी। ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अब सभी क्षेत्रों में आ गए हैं। हर चीज़ का जो व्यापार है वो अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पे और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे होता है। तो कृषि उत्पाद जो किसान के हाथ में है उसका व्यापार क्यों ना ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हो। इसलिए ये सोचा गया कि ये व्यवस्था भी कानूनी तौर पर किसान को उपलब्ध कराई जाए। वो अब इस कानून में उपलब्ध कराई गई है। किसान के अधिकारों का सुरक्षित रखा गया है। उसकी पेमेंट समय पे हो, अगर उसकी पेमेंट को में देरी होती है तो जो व्यापारी है उस पर दंड का प्रावधान हो। जो
फसल बिकती है उसकी जो बिक्री का मूल्य है उसकी रसीद किसान को मिले, और अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन समय पे हो और किसान को उसकी उपज का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था में मिल पाए। जो दूसरा कानून है जो फार्मिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड है, इस कानून में ये प्रावधान किए गए हैं कि किसान जब बुआई करते हैं तो बुआई के समय ही मूल्य के उतार चढ़ाव से बचने के लिए अपनी फसल, आने वाली फसल को बेच पाएँ, तो उसके लिए एग्रीमेंट कर पाएँ। ये व्यवस्था कुछ हद तक पहले भी थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में होता था, पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था थी उसमें कोई एक यूनिफॉर्म कानून, एक समान कानूनी व्यवस्था पूरे देश में नहीं थी। वो व्यवस्था इस कानून से लागू की गई है। अब किसान बराबरी पर आकर जो कॉरपोरेट है, प्रोसेसर है, होलसेलर है, रिटेलर है, उसके साथ एग्रीमेंट कर सकता है। ऐसी फसल को उगा सकता है जिसका मूल्य उसको अच्छा मिले, जिसका व्यापार कुछ ही बाज़ारों में होता है या निर्यात के लिए होता है। जो पहले उसके पास तकनीक नहीं थी, उसको अच्छा बीज या पौधे नहीं मिलते थे, अच्छा तकनीकी ज्ञान नहीं मिलता था, वो जो ख़रीदार है उसके माध्यम से अब उसको मिलेगा, और वो अच्छी कीमत की फसल को पहले से ही कीमत निर्धारित करके अपनी उगाने की व्यवस्था कर पाएगा, और एक निर्धारित आमदनी उसको होगी जो सामान्यतः किसान समझदारी से देख के ही करेगा कि उसको अगर आमदनी ज़्यादा होती है और उसके अड़ोस पड़ोस के किसानों की जो उपज है उससे ज़्यादा उसको लाभ होता है, तभी वो ऐसे एग्रीमेंट्स करेगा, और इससे एक व्यापार की नई संभावना बढ़ेंगी, निजी निवेश आएगा, जो वैल्यू चेन है वो बढ़ेगी, जो अभी गैप है वो दूर होंगे, और एक्सपोर्ट की मार्केट भी देश के उत्पाद को मिलेगी। इस कानून में भी बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं कि किसान के हितों का संरक्षण हो। उसकी भूमि से संबंधित कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता, एग्रीमेंट सिर्फ उत्पाद का हो सकता है, कृषि का जो उत्पाद है। एग्रीमेंट के अंतर्गत अगर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर किसान की भूमि पर बनता है तो उसकी मलकियत भी किसान की होगी। अगर कोई रिकवरी की व्यवस्था होती है, अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है तो 150% तक के जुर्माने की व्यवस्था उस व्यापारी पे होगी जो उसका समय पे भुगतान नहीं करता। पर किसान के विरुद्ध कार्रवाई सीमित ही हो सकती है। अगर किसान ने कोई एडवांस लिया है या किसी प्रकार का बीज का उसको प्रदाय किया गया, उसका पैसा अभी देना है, तो सिर्फ इस तरह की रिकवरी हो सकती है। मूल्य के उतार चढ़ाव से अगर किसान अपनी फसल को नहीं देता है व्यापारी को, तो किसान के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो किसान को छूट है, और किसान को ये भी छूट है कि अगर कोई रिकवरी थोड़ी बहुत है जो उसने एडवांस लिया है, तो भी उसकी भूमि के खिलाफ रिकवरी नहीं हो सकती, सिर्फ उत्पाद से ही रिकवरी हो सकती है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये किसान को एक तरह से सशक्त करके और संरक्षित करके इस लेवल पे लेके आता है कि वो किसी भी प्राइवेट व्यापारी के साथ अपना अनुबंध कर सके, अपना एग्रीमेंट कर सके, और निडर होके ऐसा काम करे जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो सके। जो तीसरा कानून है वो इस संबंध में है जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में अमेंड किया गया है। पहले क्या था कि जो व्यापारी उपज खरीदते थे किसान की, उनको स्टॉक करने पे सीमा रहती थी, और जब स्टॉक की सीमा है तो अगर किसी व्यापारी की क्षमता भी है खरीदने की, तो एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा वो नहीं खरीद पाता था। तो उससे असर ये होता था कि बाज़ार में जो किसान की उपज को एक ख़रीदार है वो उतने कम हो जाते थे। ये बिल्कुल सही अवधारणा है इकोनॉमिक्स की कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मूल्य निर्धारित होते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है, अगर ख़रीदार ज़्यादा है तो मूल्य बढ़ते हैं। तो अब जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें ये हो गया है कि जो लिमिट्स हैं, जो स्टॉक की लिमिट्स हैं, वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में या इमरजेंसी सिचुएशन में ही लगाई जा सकती हैं। सामान्य तौर पर ये शर्तें नहीं होंगी, जिससे जो व्यापारी हैं, जो प्रोसेसर हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, वो जितना चाहे उतना किसान से उसकी उपज को खरीद के स्टॉक कर सकते हैं। तो इस व्यवस्था के आने से किसान की उपज के खरीदार बढ़ेंगे, किसान की उपज की खरीदने में जो लिमिटेशंस थी वो हटेंगी, और वो जो हम शुरू से जो तीनों कानूनों की एक ही अवधारणा है कि किसान की उपज की खरीदार ज़्यादा हो, उनकी प्रतिस्पर्धा ज़्यादा हो, और किसान को अधिक से अधिक मूल्य उसकी उपज का मिल सके। तो इन तीनों जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं, उससे जो हम लोग जो सरकार की तरफ से जो प्रयास है वो ये है कि किसान को स्वतंत्रता हो, किसान
अब आगे बढ़ के उद्यमी बने, वो एंटरप्रेन्योर बने और ऐसा फैसला करे जिससे उसकी आमदनी में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो। ऐसी फसलें उगाए जिसका मूल्य बाज़ार में ज़्यादा है, जिसके लिए नए बाज़ार उपलब्ध हो सकें और निर्यात में भी भारतवर्ष का स्थान हो और दुनिया भर में भारत का उत्पाद जाए और जिसका सीधा लाभ हमारे किसानों को हो। जैसा कि विवेक अग्रवाल जी ने बताया कि कृषि कानून जिस तरह से पारित किया गया उसमें ख़ासतौर से अगर मंडी की हम बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात करते हैं, इससे तीनों कानूनों से किसान को बहुत ही फ़ायदे होने वाला है। किसान ग्रामीण क्षेत्र में रह करके अपनी जो उत्पाद है वो कहीं पर भी बेच सकता है, ई ट्रेडिंग के माध्यम से और ख़ासतौर से मंडी के माध्यम से भी जा कर के, और जहाँ पर भी EPMC एक्ट के माध्यम से जो मंडियाँ हैं उसमें टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, जिससे किसानों को अतिरिक्त फ़ायदा होगा। और यह जो कानून है इससे खास तौर से जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करना है, उसमें खास तौर से यह मददगार साबित होगा। तो आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।